नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम रुबिका लियाकत है। करीब 10 साल पहले पत्रकार के रूप में जासूसी करने आए नुसरत मिर्जा का मेजबान कौन था? नुसरत मिर्जा भारत में जासूसी करते रहे और किसी को भनक क्यों नहीं लगी? किसके कहने पर नुसरत मिर्जा को भारत में 5 बार आने का वीजा मिला? किसकी मंजूरी से मिर्जा ने भारत में 3 शहरों की जगह 7 शहरों का दौरा किया? ये सवाल आज एक बार फिर से गर्म हो गए हैं। जासूसी पर विवाद काफी उलझ गया है और इसीलिए सबसे पहले आपको ये बताती हूं कि विवाद शुरू कहां से हुआ और आज जब हम ये बात कर रहे हैं पहुंच कहां तक गया है। शुरुआत इसकी उस वक्त हुई जब पाकिस्तानी पत्रकार नुसरत मिर्जा ने भारत में जासूसी की बात खुद से कबूली। नुसरत मिर्जा ने भारत की खुफिया सूचना ISI को देने की बात कही किसी इंटरव्यू में। नुसरत मिर्जा ने कहा कि हामिद अंसारी के साथ सेमिनार में वो शामिल हुए। नुसरत मिर्जा के दावों को लेकर बीजेपी ने हामिद अंसारी पर सवाल उठाए। आरोपों के बाद हामिद अंसारी ने ये कहा कि नुसरत मिर्जा को मैं नहीं जानता, मैंने उन्हें कभी इनवाइट नहीं किया और इस पन्ने में उनकी वो सफाई है, वो स्टेटमेंट है जो ABP न्यूज़ के पूछने के बाद उन्होंने फौरन जारी की थी इसी प्रोग्राम में हुंकार। हामिद अंसारी ने कहा कि 2010 में एक सम्मेलन का उद्घाटन मैंने किया। हामिद अंसारी ने कहा कि 2010 में सम्मेलन में मैंने नुसरत को नहीं बुलाया। 2010 के सम्मेलन के आयोजक आदिश अग्रवाल अब सामने आए और उन्होंने इन सारे आरोपों से इनकार किया, जिसमें हामिद अंसारी ये कह रहे थे कि मैंने नहीं बुलाया, वो तो आयोजक जो होते हैं उन्होंने डिसाइड किया, उन्होंने लिस्ट तैयार की। आदिश अग्रवाल का खत भी सफाई वाला हमारे पास है। आदिश अग्रवाल कहते हैं 2009 में हामिद अंसारी के कार्यक्रम में नुसरत आए। आदिश अग्रवाल ने कहा 2009, हाँ, और ये जो कार्यक्रम जिसकी सफाई दी थी वो 2010 है। आदिश अग्रवाल ने कहा कि उपराष्ट्रपति चाहते थे, उनके ऑफिस से बकायदा उनको कॉल आया था कि नुसरत मिर्जा को बुलाया जाए और उन्होंने ये भी कहा कि जब नहीं बुलाया गया तो बकायदा उनसे नाराजगी जाहिर की गई। आदिश ने उपराष्ट्रपति के कार्यक्रम में नुसरत के होने की तस्वीर भी जारी की। आदेश के खुलासे के बाद बीजेपी ने हामिद अंसारी और कांग्रेस पर सवाल उठाए हैं। सुनिए क्या कहा कांग्रेस पर आरोप लगाते हुए बीजेपी। नेशनल कॉन्फ्रेंस, उसके नीचे शीर्षक है टेररिज्म नेशनल एंड इंटरनेशनल, और बीच में बैठे हैं तत्कालीन उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी जी। और ये देखिए मंच पे बैठे हैं ये बहरूपीय पत्रकार पाकिस्तान के एजेंट नुसरत मिर्जा। तो बीजेपी के ताजा आरोप के बाद पूर्व उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी ने आज एक बार फिर से एक और बयान जारी किया है और वो बयान भी ABP न्यूज़ के पास मौजूद है और उन्होंने इस बयान में एक बार फिर से सारे आरोपों से इनकार कर दिया है। भारत के पूर्व उपराष्ट्रपति अपने पहले के उस बयान पर कायम है और वो ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान के पत्रकार नुसरत मिर्जा को वो नहीं जानते हैं, ना ही उन्हें किसी सम्मेलन में उन्होंने बुलाया। ये 3-4 लाइनों में उन्होंने अपनी सफाई दोबारा पेश की है। अब 2 सम्मेलनों का जिक्र है, 2 साल का, इनफैक्ट 2010 का सम्मेलन हो या 2009 के आतंकवाद पर सम्मेलन या कोई दूसरा अफसर शामिल हो, हमने नुसरत मिर्जा को किसी कॉन्फ्रेंस में इनवाइट नहीं किया और ये भी कि ही नेवर न्यू, यानी हामिद अंसारी उनको नहीं जानते थे। तो फिर ISI की जासूसी को लेकर कौन सच बोल रहा है? आज की हुंकार इसी पर। सारे खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मैं आपका तारुफ करवा देती हूं। डॉक्टर संबित पात्रा हमारे साथ जुड़ चुके हैं जो कि बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं। रवि श्रीवास्तव इस वक्त आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं, राजनीतिक विश्लेषक है। आदिश अग्रवाल साहब वरिष्ठ पत्रकार, माफ कीजिएगा, वरिष्ठ वकील सुप्रीम कोर्ट के और आयोजक उस कार्यक्रम के जिसका जिक्र हामिद अंसारी ने अपने पहले स्टेटमेंट में दिया था, वो एक्सक्लूसिवली अब से कुछ ही देर में हमारे साथ जुड़ेंगे। SD मुनी साहब पूर्व राजनयिक इस वक्त आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं। NK सूद साहब पूर्व अधिकारी हैं रॉ के और इन्होंने भी गंभीर आरोप पूर्व उपराष्ट्रपति पर लगाए हैं हामिद अंसारी पर, और इसीलिए आज इनका रहना, क्योंकि उस स्टेटमेंट में इस बात की भी सफाई है। और रशीद कुदवाई साहब आपको इस वक्त स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं। तो हिंदुस्तान में ISI का एजेंट आया, किसने बुलाया और ISI का एजेंट क्यों हम कह रहे हैं? क्योंकि खुद मिर्जा अपने इंटरव्यू में कह रहे थे कि मेरे पास बहुत सी इंफॉर्मेशन थी
2005 से 2011 तक मैं 5 मरतबा गया, मेरे पास बड़ी सारी इंफॉर्मेशन थी, आईएसआई ने उसे इस्तेमाल नहीं किया है। बहरहाल मेरे साथ जो खास मेहमान जुड़ चुके हैं उनका तारुफ आपसे करवा चुकी हूँ। डॉक्टर पात्रा, शुरुआत इस सवाल से कि हामिद अंसारी एक बार फिर से क्लैरिफिकेशन दे चुके हैं। वो ये कह रहे हैं ही नेवर न्यू, ही नेवर इनवाइटेड, 2009 हो या 2010 हो। देखिए रूबिका जी, बड़ा आश्चर्य का विषय है कि जो क्लैरिफिकेशन पहले आया था और आज के क्लैरिफिकेशन में कोई ज़्यादा फर्क नहीं है, कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है, केवल एक स्टेटमेंट है। क्योंकि जिस प्रकार के आक्षेप, जिस प्रकार के आरोप लगाए गए हैं वो बड़े गंभीर किस्म के हैं। और याद रखिए, हामिद अंसारी कोई साधारण पॉलिटिशियन नहीं है। ही इज़ द लॉन्गेस्ट सर्विंग वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। 10 साल तक लगातार वाइस प्रेसिडेंट रहे हैं, उपराष्ट्रपति हिंदुस्तान के रहे हैं। तो स्वाभाविक है उनके कंधों के ऊपर एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है उत्तर देने का। और बाकायदा जो प्रश्न भारतीय जनता पार्टी ने पूछे हैं उनका एक एक करके उत्तर देना चाहिए। प्रश्न नंबर 1 है, आपने पहले केवल एक इवेंट के बारे में जिक्र किया। 2009 और 2010 2 इवेंट हुए थे। आपने बड़े कन्वीनियंटली एक को उसमें से दरकिनार कर दिया, एक ही का उत्तर दिया। दूसरा, क्या यह हकीकत नहीं है जब वाइस प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट या प्राइम मिनिस्टर किसी एक मंच पे बैठते हैं जिसके साथ वो मंच साझा करते हैं, उनकी लिस्ट उन्हें दी जाती है, उस लिस्ट में जो लोग बैठते हैं उनकी क्रेडिबिलिटी की जांच की जाती है, उसके बगैर वो बैठ ही नहीं सकते। तीसरा, जो ऑर्गेनाइजर हैं, जो शायद आपके शो में भी जुड़ेंगे, अग्रवाल जी, आदिश अग्रवाल, कल से वो बड़े स्पष्टता के साथ कह रहे हैं कि उनको फोन आया था वाइस प्रेसिडेंट की ऑफिस से। वो ऑफिस सेक्रेटरी का नाम भी ले रहे हैं और कह रहे हैं कि मुझे बकायदा बताया गया कि आप अगर नुसरत मिर्जा को नहीं इनवाइट करेंगे तो मैं नहीं आऊंगा। इनवाइट आप देखते हैं बाद में कैसे 1 घंटे के कार्यक्रम जहां उनको रहना था 20 मिनट ही रहते हैं, बिकॉज ही वॉज नॉट हैप्पी। ये सारी चीजें आपके सामने हैं जो बिल्कुल स्पष्ट रूप से हैं। और सबसे बड़ा विषय है कि नुसरत मिर्जा जो अभी पाकिस्तान में है, जो हमारे सरकार का आलोचक है, वो खुद यहां पर निकलकर एक यूट्यूबर को, शकील चौधरी को, अपने इंटरव्यू में बताते हैं कि देखिए मुझे तो वाइस प्रेसिडेंट ने इनवाइट किया था, उनके इनविटेशन पे मैं गया। मैं एक नहीं 5 शहरों पे गया और 5 शहरों से जो भी मैंने खुफिया जानकारी इकट्ठी की वो जानकारी मैंने आईएसआई को दिया। दिस इज फ्रॉम हॉर्सेस माउथ। जिस व्यक्ति पर, जिस जासूस के विषय में हम डिस्कशन कर रहे हैं वो खुद कह रहा है। और यहां तो बड़े लोग बैठे हुए हैं, हम तो पॉलिटिशियन हैं, यहां तो अधिकारी बैठे हुए, पूर्व अधिकारी और ब्यूरोक्रेट्स बैठे हुए हैं। आप एनके सूद साहब से पूछिए, आप आरके यादव साहब से पूछिए, इन्होंने अपनी किताब में डिटेल्स के साथ 2017 में लिखा हुआ है ईरान के तेहरान में किस प्रकार से ये जब हामिद अंसारी साहब वहां राजदूत रहे हैं, हाँ। क्या डिड ही नॉट एक्सपोज आवर ओन गाइज, हमारे रॉ में काम करने वाले लोगों को जिस प्रकार से एक्सपोज किया गया। माथुर साहब जो हमारे रॉ में काम करते थे उनको जब अगवा किया गया, किस प्रकार से पर्दा डालने की कोशिश की, तो ये तो लॉन्ग सस्पिशन उनके ऊपर था। लॉन्ग सस्पिशन। लेकिन ऐसे में फिर ये सवाल उठेगा कि जब इतने गंभीर आरोप उनके ऊपर हैं तो आप सिर्फ क्लैरिफिकेशन चाहते हैं या इस पर अब इन्वेस्टिगेशन हो जानी चाहिए, क्योंकि मामला बहुत आगे निकल चुका है। मैं इस सवाल का जवाब आपसे लूं। आदिश अग्रवाल साहब भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, लेकिन पहले मैं चाहती हूं रवि श्रीवास्तव जी जवाब दीजिए। वो जरूर देश के पूर्व उपराष्ट्रपति रहे हैं, लेकिन हिंदुस्तान की सिक्योरिटी के लिहाज से आज जो सवाल खड़े हो रहे हैं उस पर सफाई तो देनी होगी। सारा का सारा मामला बिल्कुल जड़ से बेबुनियाद है। पहली बात तो मैं नुसरत मिर्जा पे क्यों भरोसा करूं? नुसरत मिर्जा के पास कौन सा आईएसआई का दिया आईडी कार्ड है? नुसरत मिर्जा कौन से आईएसआई के एजेंट थे? एक। दूसरी बात, जब कोई भी आदमी आपके देश में आता है, कोई भी राजनयिक आता है, तो वीजा देने का काम क्या वाइस प्रेसिडेंट करते हैं? वीजा देने का काम तो एमईए करती है, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स करती है। और उसने वीजा क्या सोच करके दिया? वो 3 शहरों में गया, 5 शहरों में गया, 10 शहरों में गया, ये उसका बयान है। उसको कौन कॉरोबोरेट करेगा? वो यहाँ क्या करने के लिए आया था? दूसरी बात, ये जो पात्रा जी हैं, ये यहाँ पे बैठे हुए पैनलिस्ट से ही अपनी बात का एंडोर्समेंट मांग रहे हैं। क्यों भाई? जो बैठे राजनयिक हैं उनके पास अपनी बुद्धि नहीं है क्या? वो अपनी बात का जवाब खुद नहीं दे सकते? हामिद अंसारी जी ने अपने बयानों में स्पष्ट रूप से कहा कि मैं उस आदमी को नहीं जानता। हो सकता है कि आज से 2 साल बाद जब वाइस प्रेसिडेंट अपनी कुर्सी से उतर जाए तो आप आज के वाइस प्रेसिडेंट पर भी किसी तरह के आरोप लगा दें। जो कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट पे बैठे हुए लोग हैं वो जिम्मेदार होते हैं। ये मान के चला जाता है कि वो देशभक्त है और
एक जिम्मेदारी से उस पद के ऊपर पहुंचे हैं। सर सालों इसीलिए से तो वो ये आरोप इस जो देश की गंभीर लग राजनीति रहे में हैं थे। रवि श्रीवास्तव जी, वो चौंकाने वाले हैं, वो परेशान कर रहे हैं। वो तस्वीरें, रवि श्रीवास्तव जी सुनिए, आप खर्चा नहीं आपको सुन होता। रहे थे नहीं, मुझे ये बताइए, एक तो तस्वीर दिख रही है एक बात और बाकायदा आदिश अग्रवाल यहाँ पर एक मौजूद बात है और ना। सुनिए सर, आदिश अग्रवाल कौन है? यही कह रहा हूं, आदिश इंटरनेशनल अग्रवाल- कॉन्फ्रेंस ऑफ आदिश ज्यूरिस्ट ऑन इंटरनेशनल टेररिज्म एंड ह्यूमन राइट के ऑर्गेनाइजर, जिनके ऊपर पूरा आरोप मढ़ने की नहीं, कोशिश की गई, वो जुड़ गए ना सर। रूबिका जी, आदिश अग्रवाल जी आज तक क्यों चुप थे? 10 साल तक क्या करते रहे वो? अगर उन्हें यह शक था कि वो आदमी आईएसआई का एजेंट था, तो पहले क्यों नहीं सो के उठे? ठीक है रवि आज श्रीवास्तव, उन्हें सब याद आया। ठीक है रवि 11 श्रीवास्तव जी, साल के बाद में वो क्यों क्यों याद आया, वो राष्ट्रपति खत के क्यों पुत्र लिखा, में- आज खुद उन्हीं से पूछना चाहते हैं। लेकिन 30 सेकंड पहले संबित पात्रा, मैं टाइमर के साथ 30 सेकंड दे रही हूँ, और उसके बाद आदिश अग्रवाल जी 30 सेकंड। संबित पात्रा, देखिए, मुझे तो आश्चर्य होता है, ये जो बैंक्रप्सी है, कि आईएसआई के एजेंट का आईडी कार्ड होता है। आप कभी सुनते हैं कि टेररिस्ट अपना आईडी कार्ड रखता है? आईएसआई का एजेंट आईडी कार्ड रखेगा? दूसरा, वीजा एमईए ने लगाया तो एमईए से सवाल होना चाहिए। तो यही तो हम कह रहे हैं कि वाइस प्रेसिडेंट हामिद अंसारी और कांग्रेस की सरकार दोनों मिली हुई थी। और तीसरा, आदिश अग्रवाल जी, तो मैंने कल सुना उनका बाइट, उन्होंने कहा मुझे पता नहीं वो व्यक्ति आईएसआई का था कि नहीं, वो अलग विषय है, मगर उस व्यक्ति को इन्वाइट करने के लिए हामिद अंसारी के ऑफिस ने बताया था, और खुद नुसरत मिर्जा ने कहा मैं आईएसआई को सपोर्ट करता था। और इसीलिए हमें पता था कि आदिश अग्रवाल का नाम आएगा। और ये जो आरोप रवि श्रीवास्तव जी आप लगा रहे हैं, उन आरोपों का जवाब देने के लिए कोई और नहीं, खुद आदिश अग्रवाल यहाँ पर मौजूद हैं। सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील हैं, ऑर्गेनाइजर उस वक्त थे और बहुत अहम पदों पर रह चुके हैं। फिर बता दूं आपको, आदिश अग्रवाल हमारे साथ जुड़ चुके हैं, ये इंटरनेशनल काउंसिल फॉर ज्यूरिस्ट के प्रेसिडेंट हैं, ऑल इंडिया बार एसोसिएशन के चेयरमैन रह चुके हैं, और वो हामिद अंसारी जिस कॉन्फ्रेंस का जिक्र कर रहे थे, उसे ऑर्गेनाइज भी आदिश अग्रवाल साहब ने किया था। आदिश साहब, आप पर बड़े सारे इल्जाम अभी इसी शो हुंकार में लग गए हैं। रवि श्रीवास्तव जी को आप सुन रहे थे, इतने साल आप क्यों चुप रहे? श्रीवास्तव साहब को कुछ मालूम नहीं है। हमने जब अब ये पहली बार जब पाकिस्तान के नुसरत मिर्जा की जब ये एक इंटरव्यू आया, उन्होंने ये पहली बार नहीं बोला। पहले बोला होता तो हम पहले बोल देते, पहले चीज़ बता देते। हमने कभी ये नहीं सोचा था कि उनकी बैकग्राउंड ये है। मैंने सोचा कि वाइस प्रेसिडेंट को किसी ने रिक्वेस्ट किया कि मेरे को आप बुलवाइए। वाइस प्रेसिडेंट साहब नाराज, मैं उनकी रिक्वेस्ट को मैंने ठुकरा दिया। मैंने उनकी बेइज्जती करने के लिए नहीं, क्योंकि हमने देखा कि पाकिस्तान का जब टेररिज्म के ऊपर हम कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, हम पाकिस्तान को टेररिस्ट स्टेट मान रहे हैं, वो पैट्रोनाइज कर रहा है, हमारे देश में गड़बड़ करा रहा है। तो इसलिए मैंने पाकिस्तान के जो चीफ जस्टिस इफ्तिकार मोहम्मद चौधरी, जो हमारे इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ ज्यूरिस्ट के वाइस प्रेसिडेंट है, मैं प्रेसिडेंट हूं और वो वाइस प्रेसिडेंट, मैंने उनको नहीं बुलाया। मैंने बार काउंसिल पाकिस्तान के ऑफिस बेरर्स को नहीं बुलाया, जिन्होंने हमारे को फेलिसिटेट उतरे फंक्शंस में पाकिस्तान बुलाया। सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन पाकिस्तान को नहीं बुलाया। ये इसलिए नहीं बुलाया क्योंकि टेररिज्म की जब बात हो तो हमारे आदमी पाकिस्तान को ब्लेम करेंगे, और वो यहाँ पर हाजिर हो, उनके सामने पाकिस्तान को ब्लेम करा जाए तो वो उसको डिनाई करेंगे, बीच में रोक टोकी होगी, और उससे हमारा जो एक कोर्डियल तरीके से जो कॉन्फ्रेंस होनी है वो वाले में दिक्कत होगी। मुझे मालूम नहीं था कि उनकी ये बैकग्राउंड है। अगर ये बैकग्राउंड होते तो हम पहले बोल देते। जब ये इंटरव्यू आया, जब ये सारी चीजें आई, यहाँ के ये बीजेपी वालों ने और उठाया और उस हाँ, आदिश अग्रवाल साहब, और एक और, मैं जब भी नहीं आता, मेरे को जो यहाँ जो इनके सोशल मीडिया में हाँ, बात पूरी कर लीजिए आप। हाँ बोल, मैं जब जो कांग्रेस का सोशल मीडिया के जो ये ट्विटर है, उसके ऊपर मेरे ऊपर ये ऐसा लिखा गया, एक बोले भारत हुए है, नो हामिद अंसारी डिड नॉट इनवाइट पाकिस्तानी जर्नलिस्ट Nusrat Mirza to ICJ 2010 seminar in Delhi, in India. The seminar was organized by International Council of Jurists, whose founder is Modi Bhakt Adish Agarwala. Hamid Ansari was just a guest in the seminar. So
and then it says देने दीजिए। they say कि I am the author of book on Prime Minister. So when they try to project, there is nothing wrong to be a Modi Bhakt today, because Prime Minister Modi has done wonders for the country. हाँ, He नहीं आदिश अग्रवाल जी, sacrificed all his वो एक अलग pleasure इशू हो सकता है। and he is working मैं hard for अभी the betterment कुछ of the क्लैरिटी people. चाह रही हूँ। जी। तो आप मुझे ये बताइए, आप ये कह रहे हैं कि उपराष्ट्रपति उस वक्त जब हामिद अंसारी थे तो आपने बकायदा अशोक दीवान साहब का भी जिक्र किया। उन्होंने आपको फोन करके क्या कहा? उन्होंने स्पेसिफिकली नुसरत मिर्जा का नाम लिया, या फिर उन्होंने कुछ एक नाम हल्के फुल्के कह दिए कि आपको पाकिस्तान के जर्नलिस्ट बुलाने चाहिए? उन्होंने मेरे को बुलाया था जब अप्रूवल प्रोग्राम की हो गई थी। हाँ। तो मैं वाइस प्रेसिडेंट सेक्रेटरिएट में उनसे मिला उनके बुलाने पर, और उन्होंने मेरे से प्रोग्राम का कहा कि जो आपने 1 घंटे का होता है नॉर्मल, वो प्रोग्राम में वाइस प्रेसिडेंट साहब रहेंगे, मिनट टू मिनट प्रोग्राम बना लेना और वो हमको भेज देना। और साथ में उन्होंने कहा वाइस प्रेसिडेंट साहब चाहते हैं कि पाकिस्तान के एक बड़े मशहूर जर्नलिस्ट हैं नुसरत मिर्जा, आप उनको भी इनवाइट करके बुला लेना। तो हमने उनकी बात सुन ली। उन्होंने समझा, सुनने का मतलब कि हमने कोई रिएक्ट नहीं किया, कुछ बोला नहीं, क्योंकि उस टाइम तो हमने भी डिसीजन नहीं लिया कि पाकिस्तान से पूरा कोई नहीं बुलाना है। तो उसके बाद जब उनको पता चला ऑन द ईव ऑफ द कॉन्फ्रेंस, हमारी 11 दिसंबर को कॉन्फ्रेंस थी, जब 10 तारीख को मिस्टर अशोक दीवान मेरे मोबाइल पर शाम को फ़ोन करते हैं कि मिस्टर अग्रवाल, आपने वाइस प्रेसिडेंट साहब का जो रिक्वेस्ट करी थी उनको पाकिस्तान के जर्नलिस्ट को बुलाने का, आपने नहीं बुलाया, इस चीज़ पर वाइस प्रेसिडेंट साहब नाराज़ हैं। अब वो आपके प्रोग्राम में 1 घंटा नहीं रहेंगे, वो केवल 20 मिनट रहेंगे। तो मैंने कहा, और बोले कि अपना प्रोग्राम जो आपने मिनट टू मिनट प्रोग्राम बोला है उस तरीके से अमेंड कर लीजिए। मैंने कहा ये पॉसिबल नहीं है, ये इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस है, वाइस प्रेसिडेंट साहब अगर नाराज या बहुत बिजी हैं। ठीक है, मैं जरा अब इस मसले पर बात करूं। रवि जी, मैं आपके पास आऊंगी, मेरे पहले 3 और मेहमान हैं, उनसे मैं बात कर लेती हूँ। रशीद किदवई साहब, आपने सुना, क्यों हामिद अंसारी साहब को इतना इंटरेस्ट होगा कि वो पाकिस्तान के किसी मशहूर जर्नलिस्ट को बुलाएं? क्या वजह हो सकती है? और ये कोई और नहीं, आदिश साहब बोल रहे हैं। रूबिका, देखिए, मैंने ये सारी चीजें बहुत करीब से देखी हैं। मंच पे आप देख रही हैं कि उसमें सैयद अहमद बुखारी, गुलाम नबी आज़ाद और डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला वगैरह भी मौजूद हैं। देखिए, एक समय ऐसा था, बड़ा ट्रैक 2 का मामला चल रहा था, एंड ये बात हमारे भाजपा के जो मित्र हैं संबित पात्रा जी, उनको भी पता होगा। पत्रकार आते थे, बड़े बड़े बहरूपिये जालिए लोग भी आए गए, दोनों साइड से बहुत सारी चीजें हुआ करती थी। हो सकता है, देखिए, इसमें हमें ये देखना होगा रूबिका कि इसमें क्रिमिनलिटी कहां पर है, कहां क्रिमिनल कंडक्ट हुआ है, और अगर कोई क्रिमिनल कंडक्ट हुआ है तो संबित पात्रा जी की पार्टी को फौरन मुकदमा दर्ज करना चाहिए। इट्स अ क्रिमिनल ऑफेंस। अगर ऑफेंस नहीं है तो फिर तो कोई प्रॉपर्टी की बात है, उसको हम बातों को तूल देने का कोई फायदा नहीं है। राष्ट्रीय सुरक्षा का मामला है, हर बार रॉ और जो इंटेलिजेंस ब्यूरो है ये काम करती, चाहे वो 10 का मामला हो, चाहे 11 का मामला हो, चाहे 12 का मामला हो, चाहे दिल्ली पुलिस, इन सब का एक रोल है। मुझे हर्ष है कि आपके प्रोग्राम में एसडी मुनी साहब जैसा संजीदा किस्म का व्यक्ति मौजूद है, वो बताएंगे। देखिए, फॉरेन सर्विस के ऑफिसर रह चुके हैं हामिद अंसारी साहब, लंबा कैरियर रहा है, पाकिस्तान को कई बार यूनाइटेड नेशंस के मंच पे उसको करारी मात दी। हमें उनकी नियत के ऊपर शक करना या उंगली उठाना, मुझे लगता है ये गड़े मुर्दे उखाड़ने जैसी बात है, वो सही नहीं है। कोई मामला बनता हो तो बिल्कुल कटहरे में खड़े रहिए, कोई भी 30 सेकंड्स में संबित पात्रा को दोबारा दे रही हूँ, क्योंकि फिर मुझे 2 और मेहमानों का रुख करना है। संबित पात्रा, सुना आपने, क्या इसमें कोई क्रिमिनल एक्ट है? क्या इसमें कोई बदनीयती आपको दिख रही है? ट्रैक 2 का जिक्र कर रहे हैं राशिद किदवई। देखिए, मैं बहुत दुख के साथ कहना चाहता हूं, किदवई साहब पढ़े लिखे हैं, मेरे अच्छे मित्र भी हैं, मगर नंबर 1, ट्रैक 2 का अर्थ ये नहीं होता है कि किसी जासूस को लाकर आप मंच पे बैठाओ और वो भी टेररिज्म के डिबेट में वाइस प्रेसिडेंट के साथ बैठाओ। ये ट्रैक 2 नहीं होता है। नंबर 2, ये कहना कि दोनों साइड से इंडिया भी गलती कर रहा था और पाकिस्तान भी ऐसी बातें कर रहा था, मैं बहुत बिल्कुल स्पष्ट हूं, इंडिया कोई भी ऐसा काम नहीं कर रहा था जो पाकिस्तान करता है। और नंबर 3, गड़े मुर्दे उखाड़ना, जो सबसे लंबे काल के लिए वाइस प्रेसिडेंट रहा हो उसका अगर क्रेडिबिलिटी सवाल पे रहेगा, नेशनल सिक्योरिटी पे डिस्कशन करना बिल्कुल उचित है।
एसडी मुनी साहब। ये दो तीन बातें मैं कहना चाहता हूँ। पहली बात तो मैं माननीय पूर्व उपराष्ट्रपति से काफी समय से वाकिफ हूँ। उनको अलीगढ़ यूनिवर्सिटी, नेहरू यूनिवर्सिटी, ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन, ये सब उपराष्ट्रपति बनने से पहले की बातें हैं। और उन्होंने बहुत इज्जत के साथ भारत की रिप्रेजेंटेशन किया है कई सारे मुल्कों में। मुझे उनकी इंटेग्रिटी में पूरा विश्वास है और मैं इस किसी भी बात को नहीं मानता हूँ कि वो ये ऐसा काम करेंगे। बहुत संजीदा है। हाँ, ये ज़रूर है कि उन्होंने पिछले कुछ सालों से जब वो उपराष्ट्रपति थे तो उन्होंने भारत की सरकार की जो गवर्नेंस है उसको लेकर और जो सोशल पोलराइजेशन की पॉलिसीज है उसको ज़रूर उन्होंने बाहर लाया था और उसकी कमियों को गिनाया था। मुझे लगता है कि सरकार या जो रूलिंग पार्टी है, बीजेपी है, शायद उससे नाराज है और उसका कहीं न कहीं उनको वापस जवाब देना चाहती है। इस तरह की मीडिया ट्रायल करना बिल्कुल गलत बात है। देखिए, बीजेपी को एक ऐसे जर्नलिस्ट को जिसकी खुद पाकिस्तान में साख नहीं है उसकी बात मान रहे हैं और अपने उपराष्ट्रपति की बात नहीं मान रहे हैं। ओके, ये कैसा इंसाफ है? हाँ, संबित पात्रा जी जवाब दीजिए। मुनी साहब ने 3 चीजें रखी हैं। देखिए, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, मुझे बड़ा दुख है, पाकिस्तान में किसी जर्नलिस्ट का साख नहीं है। उस जर्नलिस्ट को इंडिया अपने वाइस प्रेसिडेंट के साथ बुलाकर बैठाता है, जिसको पाकिस्तान में ही पूछते नहीं है। उसको इंडिया इतने बड़े मुकुट के साथ क्यों बैठाया हुआ था? देखिए, मैं तो एक सेकंड सर, ये आराम से सर, आप राजनयिक हैं, बीच में नहीं बोलना होता है। लेकिन आप कह रहे हैं ना कि उपराष्ट्रपति ने बुलाया, वो मत कहिए, गलत बात मत कहिए। आराम से मुनी जी, आराम से। मैंने नहीं कहा है, ऑर्गेनाइजर्स ने कहा है। यहाँ ऑर्गेनाइजर बैठे हैं, आप ऑर्गेनाइजर से पूछिएगा। ऑर्गेनाइजर ही इज एन एमिनेंट पर्सनैलिटी। ऑर्गेनाइजर बिल्कुल कह रहे हैं कि बुलाया गया। दूसरी बात है, मुनी साहब आप तो जानते हैं वाइस प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर किसके साथ मंच साझा करेंगे, ये चुपके चुपके चोरी चोरी नहीं होता है। इसका एक प्रक्रिया होता है। उस प्रक्रिया के अंतर्गत वाइस प्रेसिडेंट को क्रेडिबिलिटी बताई जाती है, कौन से व्यक्ति के बगल में आपको बैठना है। ये वाइस प्रेसिडेंट हैं, कोई ये इसी प्रकार सड़क चलते हुए व्यक्ति नहीं है जो किसी के साथ भी जाके मंच साझा कर लेंगे। नंबर 3 और सबसे इंपॉर्टेंटली, इसका उत्तर आप दीजिए। आपने कहा कि साख नहीं है इस व्यक्ति का पाकिस्तान में। ये तो और शर्म की बात है। जिस व्यक्ति का पाकिस्तान में साख नहीं है, उसे कोई पूछता नहीं है, आप उसे बुला करके इंडिया के प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर और वाइस प्रेसिडेंट के साथ बैठा करके उसकी साख बनाने की कोशिश क्यों कर रहे थे? और मुझे बताइए रूबिका जी, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एक ऐसे व्यक्ति के साथ बैठे जो व्यक्ति कह रहा है कि यस, आईएसआई के साथ मेरे रिश्ते हैं, उस पे इस देश में डिस्कशन तक नहीं हो सकता है, और ये लोग डेमोक्रेसी की दुहाई देते हैं। क्यों नहीं होगा? और यहां पर केवल एक विषय नहीं है, जब एक और एक ऐड होता है तब जाके ये सारी चर्चाएं होती हैं। रॉ के किताबों के माध्यम से कई बड़े बड़े अधिकारियों ने लिखा है रॉ के विषय में। क्या ये हकीकत नहीं है कि इन अधिकारियों ने हमीद अंसारी के ऊपर खुलासा किया है? हमीद अंसारी ने जिस प्रकार हिंदुस्तान के रॉ के साथ धोखा किया तमाम है, चीजों पर जो मुद्दा है वो उठेगा, और इसीलिए एनके सूद साहब भी हमारे साथ है। सूद साहब, मैं आपके पास आऊंगी, लेकिन उससे पहले मुनी साहब 30 सेकंड, जो संबित पात्रा कह रहे हैं उस पर मैं आपका काउंटर चाहती हूँ। क्यों डिस्कशन नहीं होना चाहिए? अगर इससे पहले ऐसा हुआ करता था कि आप जिसकी साख नहीं है उसे इनवाइट कर रहे हैं, क्यों इतनी आतुरता उसे इनवाइट करने की? देखिए, विदेशी में बहुत सारे लोग, अभी मैं नाम नहीं लेना चाहता था लेकिन आप मुझे जबरदस्ती में खींच रही है। अभी श्रीलंका के बारे में ये कहा गया कि हमारे प्रधानमंत्री ने किसी इंडस्ट्रियलिस्ट की लॉबिंग की, किसी ने कोई बयान दे दिया, क्या आप उसके ऊपर यहाँ पे बहस करेंगे, इन्वेस्टिगेशंस करेंगे? ऐसे ढेरों एग्जाम्पल्स हैं जहां इंडियन पॉलिटिशियंस को और इंडियन रेस्पॉन्सिबल ऑफिसर्स के नाम पे कुछ लोगों के बयान विदेशों में आए हैं। तो मैं ये बीजेपी से पूछना चाहता हूँ कि आप उसको, उस ऐसे आदमी को अभी इतनी वक्त देकर उसको क्यों सर पे चढ़ा रहे हैं? और आप अपने उपराष्ट्रपति की बात नहीं मानते जब वो कह रहे हैं कि मुझे इससे कुछ लेना देना नहीं है, तो आप क्यों नहीं मानते हैं कि उनका कुछ लेना देना नहीं? मुनी साहब ये कह रहे हैं, एनके सूद साहब, कि हमें अपने उपराष्ट्रपति की बात माननी चाहिए, ना कि किसी ऐसे जर्नलिस्ट की जिसकी ना तो साख है
और पहले भी अतरंगी बयान देने के लिए वो जाने गए हैं कि भाई 9/11 का जो हमला है वो किसी और ने नहीं, वो तो अमेरिका ने करवाया है। देखिए, मैं तो अंसारी साहब के साथ काम किया, ईरान में था 91 से लेकर 93 तक। ये वहाँ पे एम्बेसडर थे और मैंने कई जगह काम किया, मेरे कुलीग्स ने कई एम्बेसीज में काम किया, कई और जगह पोस्टेड रहे। ऐसा एटीट्यूड कहीं नहीं देखा गया। अंसारी साहब के टाइम में वहाँ के डिप्लोमेट्स को वहाँ की गवर्नमेंट किडनैप करके ले जाती थी, अंसारी साहब कुछ नहीं करते थे। अंसारी साहब ये कहते थे, रिपोर्ट ये भेजते थे कि ये आदमी गलत है, वो आदमी गलत है। अगर किसी ने कोई गलत काम किया है वहाँ ईरान के अंदर, तो क्या आप उसको ईरान की जेल में बंद करा देंगे? उसको इंडिया भेजिए, एक्शन लिए उसके ऊपर। चार डिप्लोमेट्स को इन्होंने वहाँ पे एक्सपोज किया और उसके ऊपर कोई एक्शन नहीं लिया, जिससे पूरा रॉ का यूनिट भी डिस्टर्ब हो गया, काम बंद हो गए, देश की सिक्योरिटी पे इम्पैक्ट हुआ। जब 1993 का ब्लास्ट हुआ था उस टाइम पे जो इंक्वायरी करनी चाहिए थी वो इंक्वायरियाँ नहीं हो पाई। अंसारी साहब का जो एटीट्यूड था, वो जो लोग कहते हैं कि उनकी इंटेग्रिटी आप देख लीजिए, उनके पास से इंटेग्रिटी देखिए किस तरीके से पीएफआई को सपोर्ट करते हैं। इंटेग्रिटी ये देखिए कि किस तरीके से इंडो अमेरिकन जो काउंसिल है, मुस्लिम काउंसिल है, उसको सपोर्ट करते हैं। देखिए, मैंने अंसारी साहब को बड़ा नज़दीक देखा और जो इनका एटीट्यूड था वो एक पनिशेबल एक्ट था, लेकिन कोई एक्शन नहीं हुआ क्योंकि उस टाइम पे नरसिम्हा राव की गवर्नमेंट थी, वो इनकी सुनते थे, रॉ के इवन चीफ तक की नहीं सुना करते थे। और ये जो अंसारी साहब का जो एटीट्यूड था, आप देखिए किस कंट्री के अंदर रॉ के डिप्लोमेट्स या एम्बेसी के जो डिप्लोमेट्स हैं उनको किडनैप किया जाता है? सिर्फ ये ईरान था और दूसरा है पाकिस्तान। लेकिन जब पाकिस्तान में किसी को किडनैप किया जाता था तो इंडियन भी उसको किडनैप करते थे, अपनी कंट्री के अंदर उसी टाइप का ट्रीटमेंट देते थे। लेकिन ईरान के अंदर जितने लोगों को यहाँ पे किया, एक तो मिस्टर पीके वेणुगोपाल के साथ ऐसा ट्रीटमेंट हुआ कि उनकी फैमिली लाइफ को डिस्टर्ब कर दिया, उल्टी सीधी इन्होंने उनके खिलाफ स्टेटमेंट इशू कर दी। और बेसिकली क्या था कि नरसिम्हा राव जो थे पीएम, अच्छे पीएम थे, लेकिन सुनते वो सिर्फ अपने डिप्लोमेट्स की थी। इवन उस टाइम पे जो रॉ चीफ है उसकी नहीं सुनी गई। मैं ईरान में पोस्टेड था, मुझे पता है कि मेरी फैमिली को कितना वहाँ पे प्रॉब्लम हुई। मैंने अपनी जरूर सिक्योरिटी का अरेंजमेंट खुद किया। मैंने दिल्ली के अंदर ये गंभीर आरोप है। बस एक सवाल सूद साहब, हामिद अंसारी अपने ही लोगों के लिए ऐसा क्यों करेंगे? ये हर एक बात देखिए, शायद 1947 में इनकी ट्रेन मिस हो गई होगी, मैं वही बात कहूँगा। बहुत से ऐसे लोग हैं मैं जानता हूँ यहाँ पे जो अपने मुस्लिम्स भी हैं, बड़े नेशनलिस्ट हैं, लेकिन इनकी तरफ अगर बात करें, किसी ने भी, हमारे एम्बेसडर्स रहे हैं बहुत सारे, मैं उनके साथ काम किया है, लेकिन किसी ने ऐसा काम नहीं किया जो अंसारी साहब ने किया है। और जहाँ तक आप ईरान गवर्नमेंट की बात करें, ईरान से हमारे बड़े अच्छे रिलेशन है। ईरानियन गवर्नमेंट की अगर बात करें, ईरानियन इंडियंस को ज़्यादा पसंद करते हैं बजाय पाकिस्तानीज को। और ईरान के अंदर आज भी हमारे अच्छे रिलेशन है। जब 1993 का जब यहाँ पे इशू हुआ था तो वहाँ पे ईरान का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं मिली। हमारा सिर्फ यही काम था, देखने इंडिया की सिक्योरिटी को। और मैंने कभी आकर के अंसारी साहब पे क्वेश्चन नहीं उठाया, लेकिन इनको जब पी चिदम्बरम के एक खास आदमी केसी वर्मा, उनको रॉ का चीफ बना दिया, उन्होंने कोई इंटेलिजेंस में काम नहीं किया और उन्होंने जो रॉ का रेजिंग डे था उस पर अंसारी साहब को बुला लिया। अंसारी साहब को यहाँ पे रॉ के ऑफिसर्स ने मना किया कि उनको ना बुलाओ, लेकिन उन्होंने बुलाया क्योंकि उनको चिदम्बरम साहब से वहाँ पे डायरेक्शन थी। और दूसरी बात यह है कि अंसारी साहब ने आकर के ऐसी ऐसी बातें की जिससे सारे रॉ के लोग शर्मिंदा हो गए। अब दूसरी बात मैं एक और कहूँगा, कुछ लोगों ने क्वेश्चन रेज किया है कि वीजा की बात। वीजा किसको कैसे दिया जाता है? वीजा देता है एमईए के लोग, लेकिन जो हमारे रूल्स होते हैं स्पेशली पाकिस्तानीज के लिए, कि मतलब पाकिस्तानी को हम वीजा देंगे, इतने पीरियड का देंगे और इतने जगह विजिट करने का देंगे। अगर कोई वहां पे ऑफिसर उस वीजा को एक्सटेंड करता है या उसके वायलेशन करता है तो उसको इमीडिएटली या तो रिकॉल कर लिया जाएगा या उसको सस्पेंड कर दिया जाएगा या डिसमिस कर दिया जाएगा। लेकिन इस केस में नहीं हुआ। ये आदमी बार बार इंडिया आता था तो नेचुरली बात है, ऊपर से कोई इन्फ्लुएंस होगा तभी आया। और ये जो लोग बात करते हैं कि इनके खिलाफ बड़ी क्रेडिबिलिटी के आदमी है, मैंने इनकी क्रेडिबिलिटी बड़े क्लोजली देखी। ओके सूद साहब, मैं आपको एक सेकंड के लिए रोक रही हूँ। मुनी साहब, आपने कहा आप बहुत अच्छे से मुखातिब हैं, आप बहुत अच्छे से जानते हैं पूर्व उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी को। इसी चैनल में इस वक्त स्क्रीन पर एक और शख्स है जिन्होंने हामिद अंसारी साहब के मातहत काम किया है, और आप दोनों के जो स्टेटमेंट्स हैं उनको लेकर वो बिल्कुल 360 डिग्री डिफरेंट है। ऐसा कैसे हो सकता है? इसका जवाब मैं क्या दूं? मैं आपको ये बता सकता हूँ कि हमीद अंसारी और उनका उनके पिताजी, उनके पुराना खानदान नेशनल स्ट्रगल से जुड़ा हुआ है। आज की बात नहीं है ये, और ये बहुत शर्मिंदगी की बात है कि हम इस तरह की बहस आज यहाँ पर कर रहे हैं एक ऐसे व्यक्ति के नाम से के आधार पर
जिसकी, जैसा मैंने कहा कि जिसकी साख खुद अब उसके देश में नहीं है, जिसको खुद वहां पर उसकी कोई क्रेडिबिलिटी नहीं है, उसको हम आज इतनी सारी क्रेडिबिलिटी देके हमारे एक माननीय उपराष्ट्रपति पर लांछन लगा रहे हैं। ये हमारा नया नेशनलिज्म है, जिसको देख के मुझे शर्म आती है। पर मुनीर साहब, सूद साहब तो अभी उस पर गए ही नहीं, उस कॉन्फ्रेंस का तो जिक्र ही नहीं कर रहे हैं। वो तो एम्बेसडर रहते हुए जो कुछ हामिद अंसारी साहब से उनकी शिकायत है वो उसका जिक्र कर रहे हैं। मैं उस पर, आप तो खुद एक राजनीतिक रह चुके हैं। शिकायतें हैं, देखिए वो कह रहे हैं पूरे यूनिट को उन्होंने तहस नहस कर दिया, इस तरीके का उनका बिहेवियर था। मैं व्यक्तिगत शिकायतों के बारे में मैं जानता नहीं हूं, उनके बारे में मैं टिप्पणी नहीं कर सकता हूं। जो मेरा असेसमेंट है वो मैं आपको बता रहा हूं, आपको उसको मानना है मानिए, नहीं मानना है मत मानिए। नहीं सर, वो इसलिए बहुत जरूरी हो जाता है कि आप कह रहे हैं आप व्यक्तिगत तौर से उनको जानते हैं। नहीं तो आप मुझे क्यों पूछ रहे हैं? आप उनसे पूछिए ना। नहीं पूछ रही, दूसरी राय ये है, आप इतना गलत क्यों बता रहे हैं? मैं आपसे ये नहीं पूछ रही हूँ कि सर्टिफिकेट उनकी तरफ से आया है तो आप भी वो सर्टिफिकेट जारी करें, मैं वो नहीं कह रही हूँ। पर मैं आप कह रहे हैं कि आज हम उस व्यक्ति के बारे में किसी दूसरे जर्नलिस्ट जिसकी साख नहीं है क्यों जिक्र कर रहे हैं। वो पॉइंट अब नहीं रहा, वो पॉइंट आगे निकल गया। मैं अब उनके एम्बेसडर रहते हुए जो उनका काम था उस पर आपसे सवाल चाह रही थी। खैर, आप जवाब नहीं देना चाहते, कोई बात नहीं। रवि श्रीवास्तव कुछ कहना चाह रहे हैं। जी रवि जी बताइए। मैं भी एक सेंट्रल गवर्नमेंट का बहुत रिस्पॉन्सिबल ऑफिसर रहा हूँ 30 साल तक, और मैं एक चीज में बहुत अफसोस होता है मुझे कि पूर्व अधिकारी होने के बाद हमें वो सारी बातें याद आती हैं जो हमें अधिकारी रहते याद नहीं आती। अगर इतनी रेगुलरिटीज थी उनके कंडक्ट में या उनके किसी भी आचरण में, तो उनके जो मातहत काम करने वाले लोग थे उन्होंने आवाज क्यों नहीं उठाई? उन्होंने जो अधिकारी थे उनसे उनकी बात क्यों नहीं गई? तब तो वो उपराष्ट्रपति नहीं थे, तब तो वो केवल डिप्लोमेट थे, केवल एम्बेसडर थे। आप बोल सकते थे मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स सकते थे। आपके इस सवाल का जवाब समृद्ध पात्रा भी देना चाहते हैं और सूद साहब भी देना चाहते हैं। सारे खास मेहमान जुड़े हुए हैं। आदेश अग्रवाल साहब, मुझे पता चला है कि आप जाना चाहते हैं, आपका कहीं और कमिटमेंट है। उससे पहले आप लगातार कोई बात कहना चाह रहे थे, मैं आपके पास नहीं आ पाई थी, और उस सवाल के साथ मैं चाहती हूँ जवाब दे दीजिए। रवि जी ये कह रहे थे आप लोगों को बड़ा देर से याद आता है, हामिद अंसारी का कंडक्ट अच्छा नहीं था, वो आज आपको याद आ रहा है। याद देखिए, हमारे लिए कोई आदमी 15 मिनट आए, हमने तो उनको अपना इनविटेशन कैंसिल ही कर दिया था। वो तो जबरदस्ती आ गए, 20 मिनट हमारा वो नहीं था, 1 घंटे में उनको रहना चाहिए था। और ये इंडिया की इज्जत उन्होंने खराब करी है कि 1 घंटा प्रोग्राम होना चाहिए, उसके अंदर बीच में जा रहे हैं बिना कोई इमरजेंसी के। आज शुक्र है पर संबित पत्रा साहब यहाँ पर हैं, मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा, आपकी सरकार है। अभी मिस्टर अशोक दीवान जिन्होंने हमको बोला था कि जो है वाइस प्रेसिडेंट साहब ने रिक्वेस्ट करी है कि इनको आप बुलाइए पाकिस्तान के जर्नलिस्ट को, और बाद में उन्होंने ही बताया कि वाइस प्रेसिडेंट नाराज हैं क्योंकि आपने उनको नहीं बुलाया, और उन्होंने 1 घंटे की जगह 20 मिनट का प्रोग्राम कर दिया। अभी भी मिस्टर अशोक दीवान इज रियल ए विटनेस, ही कैन बी गिव ट्रू इंफॉर्मेशन कि उन्होंने हमको बोला या नहीं बोला। हो सकता है वो झूठ बोलें, परंतु उनके पास ये कोई जवाब नहीं होगा कि वाइस प्रेसिडेंट साहब 20 मिनट ही क्यों आए, उनके लिए क्या कोई अर्जेंट काम पड़ गया था, और वो भी 12 घंटे पहले पता चल गया। प्राइम मिनिस्टर को जल्दी हो सकती है, कोई कैबिनेट मिनिस्टर को हमने बुला रखा है, वहाँ प्राइम मिनिस्टर ने जो है कोई कैबिनेट मीटिंग बुला ली तो वो हमारे प्रोग्राम से बीच में जाना पड़ेगा। वाइस प्रेसिडेंट इज ए सेरिमोनियल ऑफिसर, हमारा जो वो है स्टेट्समैन है, तो उसके अंदर वो 40 मिनट उन्होंने क्या किया, क्यों, किस कारण से किया, और कोई ऐसा है कि कोई 1 घंटा मानकर और फिर 20 मिनट का कर दिया, वो रीजन होगा। आप कॉन्फ्रेंस की बात कर रहे हैं, अब तो बहुत पानी बह चुका है, 12-1 साल बीत चुके हैं। रवि साहब यही तो पूछ रहे हैं कि वो आज क्यों याद आ रहा है? यही मैं बता रहा हूँ, 12 साल, परंतु नो अब याद मैंने बताया ना, जब वहाँ पर उन्होंने इंटरव्यू दिया पाकिस्तान में, और जब ये चीज उठी कि उन्होंने बताया कि
वो वाइस प्रेसिडेंट साहब के एक इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस जो टेररिज्म के बारे में रवि जी थी, प्लीज उसमें एक उन्होंने सेकंड, participate बहुत करा बहुत और बढ़िया बहस वाइस चल रही है, प्रेसिडेंट बीच में साहब कोई बुला टोक रहे नहीं रहा थे, है। तो इसलिए एक मुझे सेकंड ये आप बताना पड़ा ये बात। ठीक है आदित्य साहब, बहुत बहुत शुक्रिया तो- तमाम जानकारी के लिए। और आप कह रहे हैं संबित पात्रा को अब मेरा उनकी क्वेश्चन ये सरकार है- को अब आगे और इन्वेस्टिगेट करना चाहिए। संबित जी देखिए, ये आपने भी पूछा था शो के आरंभ में, वर्किंग है, इन्वेस्टिगेट वाइस करना प्रेसिडेंट चाहिए हाउस और में। लोगों के जहन में भी उनसे ये प्रश्न उनसे पूछना चाहिए। देखिए, कि और रिकॉर्ड होता है, देखिए, ये मिटता नहीं है कि उस टाइम के मिनट का प्रोग्राम फिक्स होता है वाइस प्रेसिडेंट। ओके, क्या आप ये पता लगाएंगे? आदेश अग्रवाल ये कह रहे हैं वादा 1 घंटे का था, 20 मिनट रहे और 20 मिनट इसीलिए रहे क्योंकि उनके कहे मुताबिक उस पाकिस्तानी जर्नलिस्ट को नहीं बुलाया गया, नुसरत मिर्जा को नहीं बुलाया गया। देखिए रूबिका जी, एक गंभीर एपिसोड है ये कोई छोटा विषय नहीं है। याद रखिए 10 साल के वाइस प्रेसिडेंट रहे हैं और कहीं ना कहीं ये पहला वाकया नहीं है जहां पे एक संदेह के दृष्टिकोण से हम हामिद अंसारी को देख रहे हैं। बहुत सारे ऐसे वाकया रहे हैं जो कि दूसरे देशों में जब वो डिप्लोमेट के रूप में काम कर रहे थे वहां भी उन्होंने सस्पिशियस कंडक्ट रखा है। स्वाभाविक रूप से ये इन्वेस्टिगेट होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, ये विषय पे आज हम डिबेट कर रहे हैं। मुझे लगता है ये विषय इतना गंभीर है कि इस पर जरूर एक सतह होती है जिस सतह के नीचे ये सारी इन्वेस्टिगेशंस, ये सारी चीज़ें जरूर जो हमारी इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं वो देखती हैं। बहुत सारी चीज़ें पब्लिक डोमेन पे नहीं आती है, बहुत सारी चीज़ें वो जो ऑफिस की गरिमा होती है उसको ध्यान में रखते हुए पब्लिकली जो इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज है वो कहती नहीं है, मगर सतह के नीचे जरूर इन विषयों पर ध्यान रखा जाता है। और मुझे पूरा विश्वास है नेशनल सिक्योरिटी से बड़ा कोई विषय नहीं है, चाहे कोई भी व्यक्ति हो सकता है। याद रखिए देश में कोई वीआईपी कल्चर नहीं है। हाँ। कोई भी बड़ा नहीं होता, देश और देश की सुरक्षा बड़ी होती है। इसलिए जो भी बिल्कुल नहीं है, अगर देश के सुरक्षा के साथ किसी ने खिलवाड़ किया या करेगा तो जांच अवश्य होनी चाहिए, इसमें कोई दो मत नहीं है। मैं एक और छोटे से प्रश्न का उत्तर दूंगा कि ये सारे अधिकारी जग क्यों जाते हैं बाद में, आपकी अनुमति हो तो 10 सेकंड में। देखिए, मुझे लगता है हम में से भी अल्प ज्ञान भयंकरी, कई बार ऐसा होता है कि हमें ज्ञान होता नहीं है और हम उस पर बहुत बोल देते हैं। देखिए, जो किताब लिखी गई थी जिसमें डिप्लोमेट हामिद अंसारी के जो परतें खोली गई थी, ये बहुत पुराना विषय है और उसमें रॉ के ऑफिसर्स ने उस समय अटल बिहारी वाजपेयी को फोन किया था क्योंकि नरसिम्हा राव साहब ने सुनने से इनकार कर दिया था। तो अटल बिहारी वाजपेयी जी गए थे नरसिम्हा राव जी के पास हामिद अंसारी जी के इस विषय को लेकर, और फिर जाके नरसिम्हा राव जी ने अटल बिहारी वाजपेयी से सुनने के बाद जो माथुर साहब जिनका किडनैप हुआ था और बाकी रॉ ऑफिसर्स, उनके ऊपर एक अच्छा व्यवहार हुआ, उनको सहूलियत मिली। ये पब्लिक डोमेन में है, ये बिना जानकारी के हम क्यों बोल रहे हैं कि जो ऑफिसर्स है उन्होंने उस समय नहीं बोला, आवाज उठाई थी उस समय हमारी सरकार नहीं थी, कांग्रेस की सरकार थी, नरसिम्हा राव जी उस समय प्राइम मिनिस्टर थे। ये सब कुछ पब्लिक डोमेन में है, जानिए फिर बोलिए। रशीद किदवई साहब कुछ कह रहे हैं। रवि जी एक सेकंड, हमारे मित्र संबित पात्रा ने एक के बाद एक मतलब व्हाइट बोर्ड फेंके जा रहे हैं। बात ये है, देखिए बात ये राष्ट्रीय सुरक्षा का मामला है, गंभीर मामला है। 12 साल गुजर गए, 8 साल से नरेंद्र मोदी जी की सरकार है जो राष्ट्रीय सुरक्षा को लेकर बहुत ज्यादा सजग और सतर्क है। क्यों कार्रवाई नहीं हुई, क्यों मामले दर्ज नहीं हुए? बात कह रहे हैं कि अटल बिहारी वाजपेयी की बात कह रहे हैं। अटल बिहारी वाजपेयी जी के समय में उनका वो कहां पर थे, क्या कर रहे थे हामिद अंसारी साहब? क्या वो यूनाइटेड नेशंस में भारत के परमानेंट इन्वाइटी नहीं थे? क्या पाकिस्तान को लेकर के कई चुनौतियों का उन्होंने वहां मुंह तोड़ जवाब नहीं दिया? ये तमाम बातें हैं जो हमें करनी चाहिए। देखिए रूबिका जी, बड़ी विडंबना यह है कि हम आज आईएसआई और पाकिस्तान के एक नापाक इरादे या भारत में जो वो षड्यंत्र रचते रहते हैं, यहाँ के समाज को बांटने की कोशिश करते हैं, सब चीजों की हम उल्लेख कर रहे हैं। और हम क्या बात कर रहे हैं, हम रॉ के अंदर की कमियां निकाल रहे हैं या सरकार और रॉ में अगर कोई तालमेल की कमी होती है या कोई ऐसी बात होती है जो बातें मुझे लगता है सार्वजनिक रूप से नहीं होनी चाहिए एक राष्ट्रीय हित में, वो हम बातें कर रहे हैं। ऑफिसर कह रहे हैं कि उनकी बात ना पीवी नरसिम्हा राव सुनते थे, ना डॉक्टर मनमोहन सिंह ने सुना, ना उस समय जो देवे गौड़ा और आई के गुजराल हुए, ना अटल बिहारी वाजपेयी ने उसका संज्ञान लिया। लिखिए बड़ी बातें हैं, डिप्लोमेट का किडनैप होना, ये होना, वो होना, तमाम बातें। मैं एक नागरिक होने की वजह से बड़ा चिंतित हूं। मुझे लगता है कि 8 साल में ये भाजपा क्या कर रही है? भाजपा क्या सिर्फ टेलीविजन डिबेट पे आकर के लोगों के ऊपर उंगली उठाती है? आप अगर किसी को दोषी मानते हैं या आपको शक की सुई है, आप उस पर कार्रवाई करिए।
आप यहाँ आकर के आप और गौरव भाटी क्या कर रहे हैं आप लोग? पहले तो मुझे तो आश्चर्य हुआ, किदवई साहब तो लेखक हैं, इनको तो पता होना चाहिए कि ये जो रॉ के विषय में डिस्कस हम नहीं कर रहे हैं। रॉ के विषय में डिस्कस किताबों में हो रखा है। जो विषय हम कह रहे हैं ये कांग्रेस के समय जो किताब विमोचित हो चुका था उस किताब में मेंशन है सर। आप किताब प्लीज पढ़ लीजिए, सूद साहब भी बैठे हुए हैं, वो किताब आज विमोचित नहीं हुई है। नंबर 1। नंबर 2, आपने कहा वाजपेयी साहब सुन नहीं रहे थे, शायद सुनने में गलती हुई, आप वाजपेयी साहब को इम्प्लीकेट करना चाहते थे। वाजपेयी साहब ने सुना इसलिए माथुर जी रिलीज हुए, क्योंकि वाजपेयी साहब नरसिम्हा राव से मिलने गए। आप सूद साहब है, पूछ लीजिए, किताब उन्होंने लिखी है। नंबर 2। नंबर 3, आपने कहा इन्वेस्टिगेट क्यों नहीं होता है, कोई गिरफ्तार क्यों नहीं होता है। अरे आप ही लोग तो हैं। 21 तारीख आ रही है, आज हो गया 16 तारीख 15 तारीख, अब 21 तारीख को जिस प्रकार से सोनिया गांधी जैसे ही ईडी जाएंगी इंक्वायरी के लिए तो आप लोग हल्ला मचाना शुरू कर देंगे। अच्छा बुला लिया, ये तो वेंजेंस की, ये तो बड़ा ही मेजोरिटेरियन राज। मैं बीच में नहीं बोल रहा सर, मैं बीच में नहीं बोल रहा था, मैं बीच में नहीं बोल रहा था साहब। सुन लीजिए साहब, देखिए कार्यवाही तो हो, चाहे आप लोग चाहे ना चाहे कार्यवाही हो। नहीं आपके ऊपर नहीं लगा रहे हैं, आप तो हमारे मित्र हैं, आपके ऊपर नहीं लगा रहे हैं साहब। ना आप देखिए, अरे आप नाराज मत होइए ना, आप शांत होकर सुनिए आराम से। हम लोग धैर्य क्यों खो रहे हैं? देखिए पहली बात तो है, ये तो भूल जाइए कि वो दिन चले गए, वो अब दिन नहीं है। ये जो वाइन डाइन क्लब था ना, कि ये बुरहान वानी हेडमास्टर का बेटा और उसके बाद वो पाकिस्तान से वाइन डाइन वाले आएंगे, यहाँ के वाइन डाइन वाले बैठ के वो कॉटेज इंडस्ट्री बैठ के आराम से हाँ ही करके आराम से अपना बिजनेस चलता रहेगा, ऐसा नहीं, अब ये नहीं चलने वाला है। ये ISI वाले, ये जो बाजवा के गले लग के बाजवा मेरा यार दिलदार, ये सब अब नहीं चलने वाला है। ये देश के साथ जो खिलवाड़ करेगा, खुलासा भी होगा, डिबेट भी होगा और बिल्कुल एक्सपोज किया जाएगा। ये अब हमारी ये कॉटेज इंडस्ट्री बंद हो चुकी है। नंबर 2, बिल्कुल मैं सही कह रहा हूं, जैसे ही ये राहुल गांधी, प्रियंका वाड्रा या सोनिया गांधी से कोई भी इंक्वायरी आ जाती है तो एक ग्रुप है ये हल्ला मचाना शुरू कर देता है कि ये वेंडेटा पॉलिटिक्स है। आज अंसारी जी के ऊपर हमने कुछ सवाल क्या पूछ लिए, वेंडेटा पॉलिटिक्स शुरू हो गया। अरे सवाल पूछे हैं, जवाब दे दीजिए ना, डेमोक्रेटिक कंट्री है, जवाब दे दीजिए। करना, आवाज उठाना तो हमारा फर्ज है, अगर हम क्रिटिसाइज नहीं करेंगे तो कौन करेगा? पाकिस्तान आएगा करने के लिए? उठाइए। अरे श्रीवास्तव जी, आवाज सड़कों पे उठाइए, हर जगह जाइए, कौन रोक रहा है? बिल्कुल आप प्रोटेस्ट कर दीजिए। रवि श्रीवास्तव जी, घर के बाहर जाके प्रोटेस्ट करिए, कौन रोक रहा है? साहब, सूद साहब, मुनी साहब, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। सुना, देखिए डिबेट हुई, बहुत कायदे से सारी बातें सुनी गई हैं, लेकिन अब हामिद अंसारी साहब को आना चाहिए ये 4 लाइन के स्टेटमेंट नहीं, कायदे से बैठकर एक एक सवाल का जवाब देना चाहिए, क्योंकि गंभीर प्रश्न उठे हैं। मुनी साहब कह रहे हैं कि ये प्रश्न जो है एक ऐसे शख्स ने उठाए हैं जिसकी खुद की कोई वैल्यू नहीं है। ठीक है, वो पाकिस्तानी पत्रकार हैं, लेकिन आदर्श अग्रवाल, सूद साहब, ये तो हिंदुस्तानी हैं और इनकी क्रेडिबिलिटी है, और ऐसे में इन सवालों के जवाब मिलने ही चाहिए। ABP न्यूज आपको रखे आगे।